नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. Let's start section 43. From section 43, any one of the joint promisers may be compelled to perform. Section 43 very important for your prelims, very important. What it says, when two or more persons make joint promise. So this is what two or more persons, A plus B plus C. These are two or more persons. These persons make joint promise. Joint promise. बहुत बढ़िया, कर दो promise. The promisee किससे promise किया? D से promise किया. The promisee, he is the now promisee may in the absence of express agreement, अगर कोई अन्य एग्रीमेंट ना हो, to the contrary, compel any one or more of such joint promisers to perform the whole of the promise. यानी कि इसको इस तरीके से देखिए, ये जो भाई साहब हैं ये कह सकते हैं कि मैं सी को पकड़ ले बस। मान लीजिए इन्होंने प्रॉमिस किया 3,000 रुपये पेमेंट करने का कि वी विल गिव यू 3,000. नाउ ही कैन कंपेल दिस सी टू पे 3,000 रुपीज होल एंड दिस इज द लैंग्वेज. मैं नहीं कह रहा, गुस्सा मत खाओ मेरे ऊपर. ये देखो, इसको पकड़ो, दोबारा पढ़ लीजिए. When two or more persons, A, B, C, when two or more persons make joint promise करते हैं, then promisee may compel any one or more, उनमें से किसी एक को या ज्यादा को. इसका मतलब ये हुआ, ये चाहे तो A C को पकड़ ले या कहे कि A और B मिल करके मेरी पेमेंट करो, ऐसे भी कर सकता है वो, उसकी इच्छा पर डिपेंड है. ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रोमिसेस. ये ध्यान रखना, टू परफॉर्म दिस. अब इसमें क्या है, खास बात क्या है, तो कुल मिला के बात यह है कि इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस प्रोमिसी कैन कंपेल एनी वन ऑफ देम और मोर ऑफ देम टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस. लेकिन कब होगा, खास बात क्या है, उसको मत भूलना. ये है, इस लाइन को जरा हाईलाइट कर लीजिए अच्छी तरीके से. ये कब होगा, कब प्रोमिस कर तो सकता है, लेकिन कब? इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी. ये जो ब्लू लाइन में एनसर्कल किया है, इट इज द इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी. मींस इफ दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसी कॉन्ट्रैक्ट में ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया डी से, और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ना भैया, यू कैन नॉट कंपेल एनीवन, हम तीनों को ही परफॉर्म करना होगा. तुम भविष्य में ऐसा नहीं करोगे कि हमें किसी एक को पकड़ लो, गरीब आदमी को. तो देन दिस विल बी द एग्रीमेंट, एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी. देन द राइट ऑफ द डी to sue any one of them will go away in that case because of this line, because now there is an express agreement to the contrary. तो मुझे बताइए, समझ में आई नहीं आई बात, फटाफट बताइए. 43 का पैरा 1 है ये, और इसी के लिए आपके नजरे इनायत है इलस्ट्रेशन नंबर A, B and C jointly promise to pay D rupees 3,000. D may compel either A or B or C to pay him 3,000 rupees. किसी एक से भी 3,000 रुपए लेने के लिए वो उनको कंपेल
कर सकता है। ये कौन से सेक्शन में कही गई बात? ये है सेक्शन 43 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट पर आइए, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए। नेक्स्ट पैराग्राफ, ईच प्रोमिसर, देन ईच प्रोमिसर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये बारी बात आई, समझ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है। अब देखिए ये क्या था, ए बी और सी को देने थे। नाउ हु हैज बीन, ए हैज बीन कंपेल्ड 3000। नाउ ए कैन सू बी एंड सी कि भैया जो मैंने 3000 दिए हैं इसमें अपना अपना योगदान दे दीजिए बस। तो ये कंट्रीब्यूट करने के लिए कह सकता है। कैसे? इसको ऐसे समझ लीजिए, ये था डी ने पकड़ा केवल सी को। नाउ सी कैन मेक ए एंड बी बोथ फॉर कंट्रीब्यूशन। सो डी ने पकड़ा सी को, सी ने पकड़ा बी, ए और बी को। इस तरीके से है ये स्कीम। ये है सेक्शन 43 का पैरा सेकंड। इसको दोबारा पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से। ईच प्रोमिसर मे कंपेल कंट्रीब्यूशन, देखिए क्या है, ईच ऑफ द 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स, ईच ऑफ द 2 और मोर joint promisors may compel every other joint promisor to contribute equally. For example, इसको समझने के लिए आप ऐसा कीजिए, इलस्ट्रेशन बी पर जाइए। इन्हीं इलस्ट्रेशन में से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रोमिस टू पे ₹3000 टू डी। सी इज कंपेल्ड टू पे द होल ₹3000। सही है। नाउ ए इज इंसॉल्वेंट, ए भाई साहब इंसॉल्वेंट हो गए, इनके हिस्से में 1000 रुपए आते, अब ये नहीं दे रहे हैं। बट हिज एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे 1/2 ऑफ द डेट, यानी कि 500 रुपए इनके एसेट से निकाले जा सकते हैं। तो कितने का नुकसान हो रहा है? 500 रुपए का। इन दैट केस C is entitled to receive 500 rupees from A's estate। A से 500 रुपए ले लेगा और यहां इससे लेगा 1250 रुपए B से। देखो कैसे था, ये था C, इसको पेमेंट कितनी करनी पड़ी? 3000 की। ठीक है, कायदे में A को करने चाहिए थे 1000 रुपए, B को करने चाहिए थे 1000 रुपए और C को करने चाहिए थे 1000 रुपए। तो अब इसने किए यहां पर 3000 रुपए, तो यहां से आ रहे हैं केवल 500 रुपए। तो 500 रुपए में से जो कम आए 250 रुपए ये देगा फालतू और 250 रुपए देगा ये। तो बी को देने पड़ेंगे 1250 रुपए। तो ये 20 जो है 1250 रुपए यहां से कंपेल कैसे कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। यानी कि आप इतना समझ लीजिए, है ना, जो तरबूज कटा वो सब में बराबर बराबर बटा। नहीं यही बात समझ? ये जो लायबिलिटी का पहाड़ जो तरबूज था, अब चाहे एक को काटना पड़ा, एक ही कटा यानी कि सी कटा, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं, बाकी सब लोगों से उनका शेयर वसूल सकता है। और किसी एक से अगर वसूली नहीं हो पा रही है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ये क्या हो गया, तो उसका जो घाटा है बाकी सब लोग जो बचे हैं वो आपस में मिल बांट करके करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी एक ही व्यक्ति पर पड़ जाएगा। वो समझ रहे हैं बात? ये तो जैसे इसमें 1250 ये दोनों 2500 हो गया और 500 रुपए उससे निकले, 3000 रुपए। जो क्रेडिटर है उसको टोटल अमाउंट जाएगा 3000। अब क्योंकि तुम ज्वाइंट प्रोमिसर थे भाई, तुम अपना अपने आप जानो, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरे 3000 रुपए से मतलब है। अब तुम एक दो आपस में कंट्रीब्यूट करके दो, इट्स योर हेडक। सो जिसने 3000 रुपए दे दिए वो अपने घर का रायता समेटता रहेगा और अपना कंट्रीब्यूशन लेता रहेगा। बताइए, बहुत सीधी सी बात है, हाँ ना। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। क्या मतलब है? देखिए क्या है, इफ एनी वन ऑफ द 2 और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स मेक्स डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन करना था वो नहीं कर पा रहा है ना। वही बात, उसी बात को एक्सप्लेन किया
कि ए बी ए, अरे है ना ये, सी पढ़िए, क्यों मैं नया बनाऊं, सी, प्लीज सी दिस, दिस इज सी, लेसन सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर अंडर जॉइंट प्रॉमिस टू पे ₹3,000 टू डी, यही एक उदाहरण है। नाउ सी की भाई साहब बस की नहीं है, अब सी इज अनेबल, सो ये इनका 1,000 जो हिस्से में था वो तो गया। ए इज कंपेल्ड टू पे ₹3,000, देन ए इज एंटाइटल की आधा हिस्सा कौन देगा, रिसीव ₹1,500 फ्रॉम बी, बी से 1,500, भाई तो वो नहीं दे पा रहा तो 1,500 दूंगा मैं और 1,500 दोगे तुम। अब क्योंकि बिकॉज आई हैव पेड 3,000, तो यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट 1,500 ऑफ योर पार्ट टू मी। ही कैन कंपेल बी to receive ₹1,500 from him. So these are the A, B and C 3 illustrations. Now please let me know, did you get it or not? So these were the three paragraphs of this. Now come to the illustration D, पढ़िए अब जरा क्या कहता है illustration D. A, B and C are under joint promise to pay D ₹3,000. A and B. Now in this case A and B being only sureties for C. ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, क्या है A और B और C, ये क्या है ऐसे समझिए, A B C ने कहा we will give you ₹3,000 to D, but in this case what they are saying that A and B, these are the sureties. It means he is the principal. He was supposed to give ₹3,000. He was supposed to ₹3,000 and they were basically they were sureties for him. Okay. See. Now C fails to pay. He fails. In that case, A and B are compelled to pay ₹3,000 wholesome. They are entitled to recover it from the principal, यानी कि C से रिकवर कर सकते हैं। तो ये हुआ D एक्सप्लेनेशन। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप पढ़ना इस इलस्ट्रेशन को इसके एक्सप्लेनेशन के संदर्भ में, सो दैट आपको थोड़ा थोड़ा लॉ समझ में आए। क्या कहता है, Nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payments made by the surety on behalf of the principal. बस छोटी सी बात है, इतनी याद कर लोगे, इसी क्वेश्चन आएगा बस आपके, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है ना, कि प्रिंसिपल के बिहाफ पर अगर श्योरिटीज को पेमेंट करनी पड़ गई है तो श्योरिटीज उसको पेमेंट रिकवर उससे प्रिंसिपल से रिकवर कर सकते हैं, समझे। एंड अदर पार्ट क्या है, और एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी। लेकिन अगर प्रिंसिपल को ही रिकवर किया गया, देखो इससे मजे की बात क्या है, यहां से क्वेश्चन मैं तो यहीं से बनाऊंगा इस लाइन से, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी है लाइन, समझिए क्या लाइन है। इस एग्जांपल में आप देखो, हु इज द प्रिंसिपल, C was the principal, समझे। देखो मजेदार बात क्या है, C was the principal, तो बेसिकली लायबिलिटी टू पे D किसकी थी, लायबिलिटी टू पे किसकी थी, C की थी। तो C से पेमेंट ले ली गई ₹3,000 की। अब C कह रहा है कि भैया 43 पढ़ लो, A और B आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। नहीं आई ना बात समझ में, ऐसे समझिए भाई साहब कि मान लीजिए कि अरशान भाई साहब जो हमारे हैं, इन्होंने एक नौलखा हार बनवाना था नूरजहां के लिए, 9 लाख का इन्होंने डायमंड सेट देना था। पहुंच गए भाई साहब लवली नाम की एक ज्वेलरी शॉप पर, ज्वेलरी शॉपकीपर है ये।
9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज का इन्होंने कहा कि भाई साहब, मैडम, लवली मैडम, मुझे पैसे नहीं है, लेकिन नूर जहां मानेगी नहीं, आप प्लीज समझ जाइए। तो ठीक है भाई साहब, कोई श्योरिटी ले आइए आप। अब अरशान भाई साहब ने क्या किया, अरशान ने दो बी एंड सी को श्योरिटी ले लिया अपने सामने। बी एंड सी ने लवली मैडम से कहा कि मैडम, अगर अरशान ने 9 लाख रुपीज आपको नहीं दिए तो हम देंगे आपको। तो नाउ ए अरशान प्लस बी प्लस सी, दीज 3 persons जॉइंटली प्रोमिस टू पे लवली टू 9 लाख रुपीज की। हम तीनों लिख के दे रहे हैं कि हम पेमेंट करेंगे आपको। बात समझ में आ गई आपको? सो इन दिस केस there are 3 joint promisors who have agreed to pay 9 lakh rupees, but basically उनका रिलेशन क्या है? These are sureties to Arshan. Now in this case, if Lovely sue only Arshan, अरशान को ही देने थे, अरशान ही प्रिंसिपल था और उससे 9 लाख रुपीज वसूल लिए। 9 लाख रुपीज, अरशान इज मेड टू पे नाउ 9 लाख। अब अरशान ने नूरजहां को खुश किया। नाउ अरशान पेड 9 लाख टू लवली। तो लवली का खाता तो बंद हो गया। अब अरशान को यह लग रहा है, यार ये बी और सी जो नाम के जो मूर्ख व्यक्ति हैं, हु स्टूड श्योरिटी, इनसे कैसे वसूलूं पैसा? बिकॉज दिस वॉज ए जॉइंट प्रोमिस, बी सी एंड ए, आई वॉज कंपेल्ड टू एंड पे एंटायर। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, सेक्शन 43 की वजह से, दिख रहा है ना? हाँ, सेक्शन 43 की वजह से इफ वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज कंपेल्ड टू पे, ही कैन सी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्यों ना मैं कॉन्ट्रीब्यूट करवा लू इनसे। नाउ अरशान sued B and C for contribution. Now this is the tricky question. B and C, भाई अरशान, क्या मियां कैसी बातें कर रहे हो? हम तुम्हारे लिए श्योरिटी थे केवल, ठीक है, वी वर जॉइंट प्रोमिसर, बट एक्चुअली तो वी वर श्योरिटी फॉर यू। कह रहे मुझे नहीं पता। तो कह रहे भाई, अगर तुम अपनी पर आ गए हो तो प्लीज रीड द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट पढ़ो अब। नथिंग इन दिस सेक्शन, ऊपर की लाइन से, नथिंग इन दिस सेक्शन एंटाइटल द प्रिंसिपल, यानी कि अरशान, नथिंग इन दिस सेक्शन एंटाइटल द अरशान। अरशान, इस सेक्शन में प्रिंसिपल को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। किस बात का? टू रिकवर एनीथिंग, किससे? फ्रॉम द श्योरिटी ऑन अकाउंट ऑफ पेमेंट मेड बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने जो पेमेंट की है उसके लिए वो श्योरिटी से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकता। समझे? ये बात कहां लिखी है? ये बात एक्सप्लेनेशन में लिखी है। कौन से एक्सप्लेनेशन में? सेक्शन 43 के एक्सप्लेनेशन में। तो सेक्शन 43 का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें कितने पार्ट हैं? उसके 2 पार्ट हैं। देयर आर 2 पार्ट्स, वन फॉर श्योरिटी, अदर फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कांट रिकवर एंड दे कैन रिकवर। दिस इज द थीम ऑफ दिस 43. So I read it again for you. Kindly see it. Nothing in this section, ये है first part for principal. This is nothing in this part shall prevent a surety. First part of the explanation है ये कि surety को इस section में कोई बात रोक नहीं पाएगी। किस बात से? From recovering from his principal, अरशान से। अरशान से रिकवरी के लिए कुछ भी नहीं रोक पाएगा। Which are the payments made by the surety. श्योरिटी ने जो पेमेंट की है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो पेमेंट करनी पड़ गई उसकी रिकवरी यानी कि श्योरिटी कर सकते हैं। और ये है सेकंड पार्ट, नथिंग इन दिस
नथिंग इन दिस सेक्शन एंटाइटल द प्रिंसिपल, इस सेक्शन में प्रिंसिपल को कुछ भी अधिकृत नहीं कर सकते। दिस सेक्शन डज नॉट ऑथराइज द प्रिंसिपल, दिस सेक्शन डज नॉट गिव एनी राइट टू प्रिंसिपल। ये जो धारा है प्रिंसिपल को कोई अधिकार नहीं देती। कौन सा अधिकार? टू रिकवर एनीथिंग, कि वो कुछ भी रिकवर कर पाए। किससे रिकवर कर पाए? श्योरिटी से रिकवर कर पाए। किस भी हक पर? बिकॉज प्रिंसिपल हैज टू मेड सम पेमेंट, बिकॉज ये उसको देनी ही थी। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 43। तो प्लीज लेट मी नो, डिड यू गेट इट और नॉट? आपके पास समझ में आई या नहीं आई? आई वॉन्ट द आंसर्स फ्रॉम एवरीवन नाउ। हर एक से समझना है मुझे, आपको समझ में आया या नहीं आया। दिस इज ट्रिकी। वंदना मैडम ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि अगर लोन लिया, मैंने लोन लिया बैंक से और मेरे हो गए 2 श्योरिटी भी, तो हम तीनों जॉइंट प्रोमिसर पेमेंट प्रॉमिस कर रहे हैं बैंक को रिपेमेंट करने की। बट बेसिक लायबिलिटी किसकी है? मेरी है। अब वो लोन मुझे देना पड़ गया, अब मुझे लोन देना पड़ गया, तो मैं अपने श्योरिटी से नहीं कह सकता भाई तुम भी तो जॉइंट प्रोमिसर थे, तुम भी लोन दो, बिकॉज देवर श्योरिटीज। तो नथिंग इन दिस सेक्शन एंटाइटल द प्रिंसिपल टू रिकवर एनीथिंग फ्रॉम द श्योरिटी। बट इफ द श्योरिटीज आर मेड टू पे, दे कैन एंटाइटल द सेम थिंग फ्रॉम मी। वो लोन ले सकते, वो मुझसे रिकवर कर सकते हैं होल ऑफ द अमाउंट। दिस इज दी व्हाट। कर लेंगे आप लोग अब तो ये बढ़िया तरीके से। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।